हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं सैम्पल पेपर सॉल्विंग सेक्शन डी का क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 26 नंबर क्या कहता है? रेक्टेंगुलर लूप विच वाज इनिशियली इनसाइड द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इट्स पुल्ड आउट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से इसे पुल आउट किया जा रहा है वी से, एज शोन इन द फिगर। फिगर क्या है हम लोग देखते हैं, है ना? एज शोन इन द फिगर। तो ये क्या बता रहा है? ये दिस इज द रीजन। क्रॉस से बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट्स हैं। इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप है जो मूव कर रहा है आउटसाइड। तो जब तक ये इनसाइड रहेगा तो फ्लक्स लिंक्ड इससे क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा तो चेंज नहीं हो रहा और बी ए कोई भी चेंज नहीं हो रहा, इसलिए जब तक लूप मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रहेगा, इस रीजन के इनसाइड रहेगा, देन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट फ्लक्स लिंक्ड रहेगा। फिर जैसे ही लूप इससे बाहर निकलने लगेगा, इस रीजन मैग्नेटिक फील्ड रीजन के बाहर निकलेगा, तो एरिया कम होता जाएगा। एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है, फ्लक्स लिंक्ड है, वो कम हो जाएगा, तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा, है ना। फिर फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जब कंप्लीटली बाहर लूप निकल जाएगा तो उस केस में फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? इसके द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट एंड पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो जूल हीट और क्या था? इंड्यूस्ड करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। टाइम के साथ अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का जब तक इनसाइड है ना, तो हम लोग ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं लाइक दैट। फ्लक्स अलोंग वाई एक्सिस ले लिया एंड टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। जब तक इनसाइड में रहेगा लूप मैग्नेटिक फील्ड के, तब तक क्या होगा? जब तक इनसाइड रहेगा तब तक क्या होगा? तब तक कांस्टेंट फ्लक्स होगा, है ना। तब तक जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो तब तक फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकलेगा, तो फिर फ्लक्स घटता जाएगा, क्योंकि एरिया इनक्लोज्ड कम होता जाएगा तो फ्लक्स घटता जाएगा और फ्लक्स फिर जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट, ठीक है। जब तक लूप मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर होगा, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर होगा ये, तब तक क्या होगा? फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होगा, फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रीजन के बाहर आएगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रीजन के बाहर आएगा, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये फ्लक्स वर्सेस टाइम था, ठीक है। अब करंट वर्सेस टाइम यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे, ले लो, दिस इज वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स था और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस केस में अपने को क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है ना। तो पावर और इसके टर्म में करना है अपने को, है ना। तो दिस साइड ये है वाई एक्सिस के अलोंग करंट ले लें। अभी तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ खींचना है एंड टाइम, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन बाय फैराडे लॉ E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। एंड इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू V बाई R, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस, ठीक है। पावर इज I स्क्वायर R से भी निकाल सकते हैं, I स्क्वायर R।
तो EMF स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर बाय आर होता है, उसी तरह ई स्क्वायर बाय आर है। एंड व्हाट इज EMF, EMF BLV होता था, ठीक है। तो कुछ यूं कंसेप्ट है, क्या होगा, पहले इंड्यूस्ड EMF होगा, बट यहाँ से देख रहे हैं अगर फ्लक्स का जो टाइम के साथ ग्राफ लिया था हम लोगों ने, तो यहाँ तक फ्लक्स कांस्टेंट है। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स में चेंज कितना हो रहा है, d5/dt, d5/dt इज जीरो, चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का चेंज क्या होगा, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं, जीरो। तो उस समय तक करंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना। फ्लक्स क्या है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू था इससे जीरो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स, यानी फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स में जब चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, और जब EMF इंड्यूस होगा तो करंट होगा, है ना। तो करंट अपने को मिलेगा, ठीक है। दिस वन इज द करंट। थोड़ा ग्राफ सीधा नहीं बन रहा है ना। तब क्या मिलेगा अपने को, करंट मिलेगा, है ना। तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि ये करंट कितना होगा, इसके ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। फ्लक्स यहाँ से यहाँ तक, जब तक लूप मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर है तो फ्लक्स कांस्टेंट है। फिर जैसे ही लूप बाहर निकलेगा तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ये डिक्रीज करेगा और जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जहाँ तक फ्लक्स कांस्टेंट है, करंट क्या हो गया, करंट जीरो हो गया, EMF भी जीरो तो करंट भी जीरो होगा। और फिर जब ये चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। और पावर के केस में भी ऐसा होगा। पावर क्या होता है, E²/R। तो जो E का वेरिएशन है, I का वेरिएशन है, एक्चुअली पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V²/R और I²R। पावर इज इक्वल टू I²R होता है, ठीक है। V²/R और I²/R। तो सेम ग्राफ पावर के लिए भी होगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं क्या कह रहा है ना। सेकंड पोर्शन, ठीक है। इफ इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, कहता है कि इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर लूप यदि सर्कुलर लूप इज पुल्ड आउट, डू यू एक्सपेक्ट द सेम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जस्टिफाई योर आंसर, स्केच द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स इन दिस केस विथ टाइम। रेक्टेंगुलर लूप लिया था हम लोगों ने, तो यदि सर्कुलर लूप को खींचा जाएगा बाहर तो सेम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो कांस्टेंट था। कांस्टेंट क्यों था इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि EMF इंड्यूस कांस्टेंट था। EMF इंड्यूस क्यों कांस्टेंट था, फ्लक्स में चेंज कांस्टेंट रेट से हो रहा था। फ्लक्स में चेंज कांस्टेंट रेट से हो रहा था, d5/dt, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट था, तो इंड्यूस्ड EMF कांस्टेंट, तो करंट भी कांस्टेंट, है ना। बट अगर सर्कुलर लूप है तो एक्चुअली हम लोगों को फिगर देख लें क्या कह रहा है ना। फिगर कैसा है ये देखो। अगर हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पर, रेक्टेंगुलर लूप जब इसके बाहर निकलेगा, है ना, तो सेम एरिया घटता जाएगा, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगा या फ्लक्स लिंक्ड होगा। बट सर्कुलर के केस में ऐसा नहीं होगा, है ना। सर्कुलर के केस में ऐसा नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या होगा, दिस वन देखते हैं, लाइक दैट, है ना। ये मान लें अपना क्या था, रेक्टेंगुलर लूप था दिस वन, और ये बाहर की ओर जा रहा है, और इसकी जगह यदि सर्कुलर लूप होता, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन था मान लो, लाइक दैट, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है ना। अब इससे जब बाहर निकल रहा है v वेलोसिटी से दिस साइड, v वेलोसिटी से दिस साइड निकल रहा है,
तो उस केस में क्या होगा, देखो इतना पार्ट निकला, दिस मच, है ना, फिर ये निकला, फिर दिस वन, फिर दिस वन, है ना। तो एरिया क्या है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, एरिया कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो, पहले एरिया ये पूरा था, अब क्या हो गया, अब दिस मच एरिया हो गया, इतना एरिया घट गया, फिर इतना एरिया घट गया, तो ये कांस्टेंट रेट से घटेगा, क्योंकि v जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ पुलिंग, एक्चुअली ये जो लेंथ है इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर का ये लेंथ, तो ये तो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट रेट से बाहर निकल रहा है, तो जो एरिया में चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात, एरिया में चेंज कांस्टेंट हो रहा है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड भी कांस्टेंट होगा। क्लियर। नाउ अगर सर्कुलर लूप है, लेट्स सपोज ये क्या है, सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के केस में इतना पोर्शन बाहर निकला, फिर ये निकला, फिर दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस वन, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जो एरिया इनक्लोज्ड है ये यूनिफॉर्म, ये वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बाहर जा रही है, बट एरिया में जो चेंज है ये कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा है, एरिया में जो चेंज है वो कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एरिया में चेंज कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस भी कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए करंट भी कांस्टेंट नहीं होगा, जबकि इसके केस में कांस्टेंट करंट था, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है, एक्चुअली फ्लक्स के लिए पूछा है ना, इस केस में पूछा है फ्लक्स के लिए, ठीक है। फ्लक्स के लिए क्या होगा एक्चुअली, तो ये अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या था इसका, इसके इज द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स इन दिस केस विद टाइम, इन दिस केस सर्कुलर कॉइल के केस में, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल के केस में यदि देखें तो फ्लक्स के लिए अब ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है ना, फ्लक्स पहले तो मैक्सिमम है जब तक पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो अब लीनियर चेंज नहीं होगा, रेक्टेंगुलर लूप में लीनियर हो रहा था, कांस्टेंट रेट से फ्लक्स में डिक्रीज हो रहा था, बट यहाँ कांस्टेंट रेट से डिक्रीज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एरिया में चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्लक्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो यूं होगा, बात आई समझ में, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ यूं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स में अब चेंज है मैक्सिमम से जो जीरो हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं हो रहा है, सो ग्राफ का नेचर ये होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वेरिएबल रेसिस्टर R is connected across a cell of EMF E and internal resistance R. Draw the circuit diagram, plot the graph showing variation of potential drop across R as function of R, यानी V and R के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, and then at what value of R current in the circuit will be maximum. तो पहले तो सर्किट डायग्राम अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, देन प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ, है ना। तो सर्किट डायग्राम पर ड्रॉ करते हैं, क्या है, एक सेल है, ठीक है, दिस वन इज द सेल, और एक वेरिएबल रेसिस्टर है, दिस वन, है ना, और इसके ये सेल है, इसका ईएमएफ बोल रहा है ई है, ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज ई, इंटरनल रेसिस्टेंस इसका है आर, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टर आर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है ये। अब क्या होगा, ये करंट भेजेगा इस डायरेक्शन में आई, तो इस सर्किट में जो करंट है वो आई होगा, तो आई इज इक्वल टू व्हाट, I is equal to V by R, total EMF E upon total resistance, R external resistance और small r internal resistance जो कि इसके सीरीज में होता है, तो हो गया R प्लस R, ये हो गया 1, है ना इक्वेशन।
करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर, करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर हो गया। अपने को क्या निकालना है, इसके क्रॉस V, तो V बराबर होगा I इंटू आर, क्योंकि इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, I इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर R, है ना। तो V बराबर हम लोग लिखते हैं I इंटू आर, आई का ये वैल्यू रख दिया R प्लस आर मल्टीप्लाइड विथ R, I इंटू आर। अब R टेकिंग कॉमन, तो ये हो गया E, यहाँ से R कॉमन ले लिया तो 1 प्लस R अपॉन आर। ये अपने को रिक्वायर्ड रिलेशन मिल गया कि V इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस R बाई आर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, V इज इक्वल टू E अपॉन दिस। अब अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसा होगा, देखो जब R 0 होगा, जब R 0 है, V वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करना है, जब R 0 होगा तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0। तो जब R 0 है तो V भी 0 है। और जब R इंक्रीज होगा 0 से, R इंक्रीज होगा तो R बाय R का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो 1 प्लस समथिंग भी डिक्रीज होगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा। और जब डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो जो न्यूमरेटर का वैल्यू यानी V का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, तो V बढ़ता जाएगा, R के बढ़ने से V भी बढ़ेगा, बट नॉन लीनियर होगा। और जब R का वैल्यू सफिशिएंटली हाई हो जाएगा, लार्ज वैल्यू ऑफ R के लिए, यानी इन्फिनिटी हो गया, तो R बाय इन्फिनिटी दैट इज 1 बाय इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, तो V बराबर E हो जाएगा। तो R इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए V इक्वल टू E, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ कैसा होगा, लाइक दैट, है ना। ये लिया अपन ने R अलोंग x एक्सिस है, तो V अलोंग y एक्सिस है, ये प्लॉट करना है, तो प्लॉट कुछ ऐसा होगा, नहीं ये नॉन लीनियर है, ठीक है, ये कैसा है, नॉन लीनियर, ठीक है। तो ग्राफ का नेचर कुछ यूं होगा, और ये जो वैल्यू है एक्चुअली यहाँ पर क्या है, जब R इन्फिनिटी हो गया तो V का वैल्यू E हो जाए, ठीक है। तो ग्राफ का नेचर यूं होगा, है ना, जब R 0 है तो ये भी 0 होगा V, और जब R का, और फिर जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा V भी बढ़ता जाएगा नॉन लीनियरली, और फिर जब R सफिशिएंटली लार्ज हो जाएगा, R सफिशिएंटली लार्ज हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, V बराबर E हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ V वर्सेस R का ये प्लॉट है, क्लियर। चलिए उसके बाद क्या बोलता है, प्लॉट द ग्राफ एट व्हाट वैल्यू ऑफ R करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, करंट R के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। तो करंट के लिए एक्सप्रेशन अभी अपन ने लिखा था I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। करंट को मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम होना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम होने के लिए R का वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R बोला है, R का वैल्यू 0 हो सकता है। सो इफ R इज इक्वल टू 0 देन I विल बी इक्वल टू I मैक्स, तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 0 हो गया तो उस केस में क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा, क्लियर। चलिए उसके बाद इसका और का एक क्वेश्चन है, सिंपल प्रॉब्लम है, अ स्टोरेज बैटरी इज ऑफ EMF 8 वोल्ट and internal resistance 0.5 ohm is being charged by DC supply of 120 volt using a resistor of 15.5 ohm. Draw the circuit diagram, calculate the potential difference across the battery, and what is the purpose of having series resistance in this circuit. ठीक है, तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ये भी सिंपल है, 8 वोल्ट 120 0.5, है ना, क्या है, 8 वोल्ट की बैटरी है कोई, 8 वोल्ट की बैटरी, और इसको चार्ज किया जा रहा है डीसी सप्लाई से, वो है 120, वो जो डीसी सप्लाई है क्या है, दैट इज 120, तो 120 वोल्ट की बैटरी है ये,
है ना, कितने की बैटरी है, 120 वोल्ट की। ये डीसी सप्लाई से इसको चार्ज किया जा रहा है। तो प्लस को प्लस से जोड़ना पड़ेगा, माइनस को माइनस से, चार्जिंग में, तभी तो ये करंट इस डायरेक्शन में भेजेगा। ठीक है, और इसका दिया हुआ है ईएमएफ 8 वोल्ट, इसका ईएमएफ है 8 वोल्ट। ठीक है, और इसका सप्लाई का दिया हुआ है 120 वोल्ट, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस भी लगाया है ना, और ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना, यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं दे रखा है एक्चुअली, चलिए इसको हटा देते हैं, है ना। और क्या कहता है, ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है इसका वो है 0.5 ओम। एक्चुअली इसका, इस सेल का जिसको चार्ज किया जा रहा है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है दिस मच। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसको एक्सटर्नल रेसिस्टर ये यहाँ लगा होगा, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टर का वैल्यू था कितना, 15.5 ओम, यही है ना। तो ये डायग्राम बना दी हम लोगों ने, क्या 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से बैटरी को जोड़ा हुआ है, बैटरी का ईएमएफ है 8 वोल्ट, है ना, और इस बैटरी को 15.5 ओम रेसिस्टर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अपने को निकालना है, एक्चुअली सवाल में क्या था, अच्छा ये तो हम लोग देख चुके। ठीक है, सवाल में क्या है, 8 वोल्ट इंटरनल रेसिस्टेंस दिस बीइंग चार्ज बाय डीसी सप्लाई 120 यूजिंग ए रेसिस्टर ऑफ 15.5 ओम। अच्छा, 15.5 ओम का रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर यहाँ कनेक्ट नहीं होके यहाँ कनेक्ट किया गया है ना, 15.5 ओम। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, वी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला अगर लगा दें तो वी बराबर क्या हो जाएगा, नहीं अक्रॉस द रेसिस्टर नहीं, वी क्या कर रहा है, ये बैटरी का निकालना है एक्चुअली अपने को। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वी बराबर क्या होता है, ई प्लस आई आर, वी इक्वल टू ई प्लस आई आर, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे अपन, V is equal to E plus IR whenever the cell is being charged, और जब डिस्चार्जिंग का केस होता है तो वहाँ होता है V is equal to E minus IR। ठीक है, जब डिस्चार्जिंग का केस है, जब हम लोग करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में V बराबर E माइनस IR होता है। बट ये चार्जिंग का केस है, तो चार्जिंग के केस में V is equal to E plus IR, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अब सिंपली वैल्यू रख देना है, लेकिन आई हम लोगों ने निकाला नहीं, तो आई पहले निकालना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू, है ना, आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू व्हाट, दिस मच, है ना। वी टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 120 के सप्लाई से जोड़ा है इसको, है ना, और 8 वोल्ट की बैटरी है, और प्लस प्लस से जुड़ा है माइनस माइनस से, तो दोनों सीरीज में तो हुआ, लेकिन प्लस प्लस से जुड़ा है माइनस माइनस से, तो यहाँ ईएमएफ का साइन एक दूसरे के अपोजिट है, तो माइनस हो जाएगा 120 माइनस 8, नहीं सीरीज में दोनों है, बट सीरीज में क्या होता था, अगर माइनस प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो प्लस होगा, इवन प्लस E2, अदरवाइज यदि दोनों प्लस प्लस से जुड़ा माइनस माइनस से तो माइनस हो जाएगा। तो नेट कितना हो गया, ईएमएफ 120 माइनस 8 अपॉन नेट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, तो 15.5 एक्सटर्नल रेसिस्टर है और प्लस 0.5, तो ये हो गया 16, 15.5 प्लस 0.5, ये हो गया 112 अपॉन 16, 16 7 जा, है ना, 16 7 जा 112 हो गया। ठीक है, तो 7 एम्पियर का करंट है। अब यहाँ वैल्यू रख दो, V इक्वल टू ई प्लस आई आर, ई कितना है बैटरी की, 8 वोल्ट की थी, आई निकल गया 7, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम दे रखा है, तो 8 प्लस 7 0.5 3.5, 8 प्लस 3.5 दैट इज 11.5 वोल्ट, तो ये हो गया आंसर 11.5 वोल्ट।
V इक्वल टू ई प्लस आई आर, पहले आई निकाल लिया हम लोगों ने, आई इक्वल टू दिस फार्मूले से, है ना। देन ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो सिंपली अपने को बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, ठीक है, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28, explain de Broglie argument to propose his hypothesis so that de Broglie wavelength of photon equals electromagnetic radiation। कहता है एक्सप्लेन करने, कहता है de Broglie आर्गुमेंट को टू प्रपोज द हाइपोथेसिस, कि उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया हाइपोथेसिस प्रपोज करने में, है ना। de Broglie वेव अपने को पता है, de Broglie साहब ने हाइपोथेसिस दिया था कि क्या होता है, हाँ क्या हाइपोथेसिस दिया था, नेक्स्ट पेज, ठीक है। उन्होंने दिया था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी मैटर वेव के लिए। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा था कि मैटर वेव्स डू एग्जिस्ट, मैटर वेव एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स, ये उन्होंने प्रपोज किया और बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो एक्चुअली मैटर वेव के बारे में उन्होंने कैसे दिया, तो इसके पहले एक इक्वेशन लोग जानते हैं, आइंस्टीन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस E इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी जो एनर्जी है और मास, एनर्जी मास इक्विवेलेंस का ये रिलेशन है, यानी कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सर्टेन मास होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है। यानी नेचर की जो एनर्जी है, नेचर में जो एनर्जी एग्जिस्ट करता है एक्चुअली दो फॉर्म में होता है, एक तो रेडिएशन के फॉर्म में होता है ना, एक तो रेडिएशन के फॉर्म में होता है और दूसरा मास बोले तो मैटर के फॉर्म में होता है ना। तो जो नेचर में एनर्जी होती है एक्चुअली वो दो फॉर्म में होती है, रेडिएशन के फॉर्म में एज वेल एज मैटर के फॉर्म में। और इसके पहले यह हाइपोथेसिस आ गया था और ये प्रूव भी हो गया था कि रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन है इनका डुअल कैरेक्टर होता है, वेव कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हाइगेंस प्रिंसिपल वगैरह से देखा हम लोगों ने, एंड पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर के आधार पर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, है ना। तो उन्होंने कहा कि यदि रेडिएशन, ये जो एक्चुअली नेचर है, नेचर लव सिमेट्री, नेचर सिमेट्री को लव करती है कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो कहा कि एनर्जी जो एग्जिस्ट करती है वो रेडिएशन के फॉर्म में करती है और मैटर के फॉर्म में करती है, और चूंकि रेडिएशन का डुअल कैरेक्टर है इसलिए मैटर का भी डुअल कैरेक्टर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैटर का पार्टिकल नेचर होता है बट इसका वेव नेचर भी होता है। व्हेन एवर द मैटर, कोई पार्टिकल कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में होता है तो वेव इज एसोसिएटेड विद दैट, एंड लैम्डा, लैम्डा क्या कहलाता है, वेवलेंथ, है ना, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव है, ठीक है। तो उस मैटर का जो वेवलेंथ होगा दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन लैम्डा इक्वल टू h by p, where h is Planck's constant and p is momentum, mass into velocity, क्लियर, ठीक है। यानी इसका जो LHS है ये a good attribute है to the wave nature, and RHS जो है that is the attribute to particle nature, यानी दोनों वेव एंड पार्टिकल नेचर को ये रिलेशन को रिलेट करता है। किस आधार पर उन्होंने कहा, तो इस आधार पर कहा, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि फोटोन के लिए ये दिखाएं कि उसका भी वेवलेंथ उतना ही होता है ना। तो de Broglie वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h by p होता है de Broglie वेवलेंथ, ठीक है। नाउ फॉर फोटोन, फोटोन के लिए फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, एंड इसका जो मोमेंटम होगा एक्चुअली फोटोन का दैट इज एनर्जी अपॉन क्या होता है, c होता है, और एनर्जी फोटोन की होती है h न्यू, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, h इज प्लांक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो h न्यू अपॉन c, है ना। मोमेंटम फोटोन का कितना होगा, h न्यू बाई c हो गया, एनर्जी u अपॉन c
फोटोन के मोमेंटम इतना हुआ एनर्जी बाई सी, ठीक है। तो इस केस में P इक्वल टू निकल गया h न्यू बाई सी। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एक्चुअली P, और ये क्या है, h बाई पी का वैल्यू निकाल लें। h बाई पी इक्वल टू वाट, h बाई पी इक्वल टू h अपॉन पी, तो ये हो जाएगा c अपॉन न्यू, एंड व्हाट इज c अपॉन न्यू, लैम्डा, ठीक है। c अपॉन न्यू इज लैम्डा, जैसे यहाँ दिया हुआ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, तो h बाई पी यहाँ से निकाला फोटोन के केस में, तो ये लैम्डा निकल गया, यानी फोटोन का भी वही वेवलेंथ होता है पार्टिकल का, है ना। तो इससे ये फैक्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ for today, thank you.